मैं हूं मानक गुप्ता। कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर से देश की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद आप जानते ही हैं ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बाद गुलाम नबी आजाद और सैफुद्दीन सोज के बयानों ने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया है। बीजेपी आक्रामक है और जम्मू में अमित शाह की एक बड़ी रैली भी होने वाली है। इससे अंदाजा यही लगता है कश्मीर के मुद्दे को बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है। इसीलिए हमने बीजेपी और कांग्रेस से दो धुरंधरों को न्यूज 24 पर आमने सामने लाने का फैसला किया। मेरे साथ पवन खेड़ा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एआईसीसी के सदस्य, तेज तर्रार प्रवक्ता, और देखिए लाल रंग का कुर्ता पहनकर जम्मू से मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के एमएलए रविंदर रैना। स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत रविंदर रैना आपसे कर रहा हूं। रविंदर रैना, क्या तैयारी है? अमित शाह रैली करेंगे जब, आप कश्मीर के मुद्दे को कहां ले जाना चाहते हैं आगे? अमित शाह की रैली से क्या होगा? जम्मू कश्मीर तो भारत का अटूट अंग है। जम्मू कश्मीर का मुद्दा, जिसको जम्मू कश्मीर का इशू कहते हैं, वो अगर कोई है तो वो पाकिस्तान के नाजायज और गैर कानूनी कब्जे में जो हमारा पीओके का भाग है, जो हमने वापस पाकिस्तान से लेना है, वो है। 23 जून 1953 को भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हुआ था और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ष इस दिन को बलिदान दिवस के नाते से मनाती है। ये बताइए रविंद्र रैना, अब तो राष्ट्रपति शासन लग गया, अमित शाह क्या बोलेंगे वहां, क्या करेंगे? 370 का मुद्दा उठाएंगे क्या मुद्दा उठाएंगे वहां? अमित शाह जी अमर शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, उनके साहस को, उनके बलिदान को, उनकी कुर्बानियों को, और जम्मू कश्मीर से जो परमिट सिस्टम हटा, जम्मू कश्मीर में जो तिरंगा झंडा आया, जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुख्यमंत्री का पद आया, इसके लिए उनकी कुर्बानियों को याद करेंगे और देश के नौजवानों को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरेंगे और देश के लिए समर्पण की भावना, देश के लिए अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा होना चाहिए। ठीक है। देश के नौजवानों को, यंगस्टर्स को, ठीक है। जम्मू में जो राजनीतिक तौर पर नुकसान 3.5 साल में हुआ है, उसे कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पवन खेड़ा, ऐसा ना हो कि अमित शाह, और पूरी संभावना है इस बात की कि गुलाम नबी आजाद और सैफुद्दीन सोज के बयानों को लेकर अमित शाह जम्मू में खूब ताबड़तोड़ हमले आपके ऊपर करने वाले। आप तैयार हो जाइए। पवन खेड़ा, खुलकर कह रहा हूं कि उनकी टिप्पणी गलत है और उससे कांग्रेस अपने किनारा करती है। इसमें हमारा कोई, बिल्कुल इसकी हम निंदा करते। सिर्फ निंदा काफी है? आजाद साहब की टिप्पणी पर पवन खेड़ा, निंदा काफी है? वो तो अब देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता अगर आजादी की बात करते हैं कश्मीर के लिए, निंदा काफी है? आपको निकाल देना चाहिए उनको पार्टी से। मानक जी, हमारी एक प्रक्रिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक अनुशंसा करती है। एक पुरानी पार्टी है, पुरानी पार्टी के एक सिस्टम्स होते हैं। ये कोई हिटलरशाही हमारी पार्टी में नहीं चलती, नीचे से चलकर आती है, निर्णय आता है, उसके ऊपर फिर हम लोग यहां निर्णय लेते हैं। तो वो एक प्रक्रिया है, वो अपने आप एक प्रक्रिया चलेगी। आजाद साहब की टिप्पणी, किसी को आपत्ति क्या हो सकती है उस टिप्पणी में? देखिए, कहीं भी जहां कॉन्फ्लिक्ट होता है मानक जी, वहां दो पहलू होते हैं। एक होता है फोर्सेस, दूसरा होता है राजनीतिक प्रक्रिया। तो आजाद साहब तो बड़ा स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रक्रिया फेल हो गई, जिसके कारण अगर फौज अगर किसी आतंकी को मारने को निकलती है तो वहां सिविलियंस भी इकट्ठे हो जाते हैं और उनको भी जान गंवानी पड़ती है। दिस इज अ फेलियर ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। ये टिप्पणी उस पर है और क्या गलत है? अगर कोई नेता कहे, किसी भी पार्टी का हो वो, कि सिविलियंस नहीं मरने चाहिए, तो क्या बीजेपी कहती है कि सिविलियंस मरने चाहिए? पूछ लीजिए रविंदर जी से। अगर वो इस बात को आज नेशनल नेटवर्क, इतना महत्वपूर्ण चैनल के इतने महत्वपूर्ण शो में बोलना चाहते हैं तो बोल दें कि हां, मरना चाहिए, शुजात बुखारी को मरना चाहिए था, सिविलियंस को मरना चाहिए, निर्दोष लोगों को मरना चाहिए, बोल दें ये बात। 7% पोलिंग हुई थी अभी, जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने बाई इलेक्शन लड़ा, आपको याद है? और यूपीए के वक्त 71% पोलिंग होती थी। गुलाम नबी आजाद साहब की पीड़ा यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया समाप्त हो गई है, राजनीतिक प्रक्रिया चल नहीं रही। मानिक जी, बड़ी चतुराई से पवन खेड़ा जी, गुलाम नबी आजाद और सैफुद्दीन सोज ने जो देश का अपमान किया है, भारत माता का अपमान किया है, उनकी बयानबाजी को बड़ी चतुराई से पवन खेड़ा जी छुपाने की और कवर करने की चतुराई से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूरा देश जानता है, सारे टेलीविजन चैनल्स ने देखा, केवल मात्र किताब बेचने के लिए कांग्रेस का एक बड़ा नेता जो केंद्र सरकार में मंत्री रहा हो,
वो देश के खिलाफ इतना बड़ा बयान दे दे और उसको सिर्फ ये कहा जाए कि ये किताब बेचने की एक चाल है। और गुलाम नबी आजाद जैसा व्यक्ति जो कई वर्षों तक केंद्र के अंदर मंत्री रहे, उनकी बयानबाजी पर लश्कर तोयबा आतंकवादियों ने, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने, जैसे मोहम्मद आतंकवादियों ने ताली बजाई, उनकी पीठ थपथपाई, उनको शाबाशी दी और देश के सेना के जवानों का गुलाम नबी आजाद उन्होंने अपमान किया, सेना के जवानों के बलिदान का अपमान किया। ये कांग्रेसियों के डीएनए में खराबी है। ये कहते थे ना कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, मैं कहता हूं कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानियों के साथ, लश्कर के साथ, हिजबुल के साथ, जैशे मोहम्मद के साथ बहुत बड़ा अपमान किया है। और मैं कहता हूं दोनों को अगर कांग्रेस हिम्मत दिखाए, गुलाम नबी आजाद को और सैफुद्दीन सोज को पार्टी से बाहर निकाल के फेंके। देश का अपमान किया है इन्होंने। राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को बाहर आकर देश से माफी मांगना चाहिए। बहुत बड़ा अपमान किया है इन दोनों ने। ये बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी आवाज में, ऊंची आवाज में बहुत बड़ी बातें करने की आदत हो गई भारतीय जनता पार्टी को। माफी आप मांगिए। आपके उस वक्त के उप मुख्यमंत्री और स्पीकर ऑफ द असेंबली कहते हैं आर्मी राजनीति कर रही है, जमीन पे कब्जा करते हो आप आर्मी का, भूल गया। अभी 1 महीने पहले हंगामा हुआ था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसके जवाब में आपके निर्मल सिंह और रविंदर गुप्ता क्या बोलते हैं कि आर्मी राजनीति कर रही है। अपमान ये होता है आर्मी का, आर्मी की कब्जा करते हैं आप जमीन पर और उसके बाद आर्मी को आंखें दिखाते हैं, ये होता है अपमान आर्मी का। आरएसएस प्रमुख कहते हैं आर्मी से ज्यादा तो आरएसएस तैयार है, फौज से ज्यादा मजबूत है, बॉर्डर पे जाने को लाठी लेके लड़ेंगे चाइना से, पाकिस्तान से। ये होता है आर्मी का अपमान। आर्मी का अपमान वो होता है जहां वीके सिंह की हिम्मत होती है कि एक आर्मी के जनरल को डाकू कहता है, ये होता है आर्मी का अपमान। आप हमें मत बताइए देश प्रेम क्या होता है। आपके यहाँ बलिदान के नाम पर एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो दवाई खाने से मरे थे, कोई बलिदान नहीं था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, झूठ बोलते हैं आप। एक आप बताइए शहीद भारतीय जनता पार्टी, एक शहीद आपने इस देश को दिया, एक शहीद दिया तो बताइए। बिल्कुल, मैं बार बार दोहराता हूँ, कोई शहीद नहीं हुए थे। अरे आप लोगों ने तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक को धोखा दिया, बोला एक विधान एक निशान एक, और अभी जो शपथ ली वो 2 निशानों पे शपथ ली या नहीं ली? एक तरफ झंडा उनका, एक तरफ भारत का। आपने शपथ ली, आपने शपथ ली भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के बावजूद। मुखर्जी का बलिदान कहा गया आपका वो नारा, एक निशान एक विधान, कहा गया वो नारा, बताइए उसका। आपने धोखा दिया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बलिदान जो लोग देश के लिए शहीद हुए हैं, तथा कथित बलिदान सम्मान करना। मैं बार बार दोहराता हूँ, कांग्रेस के तो आपके भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा में एक भी शहीद अगर हुआ तो बताइए, एक शहीद बताइए, किसी आंदोलन में हिस्सा लिया हो तो बताइए। कर्फ्यू लगाकर गए थे तिरंगा लाल मैदान में, हमें भी मालूम है कैसा कर्फ्यू लगा के तिरंगा तो हम पाकिस्तान में लगा कर आ सकते हैं। ये हिम्मत आप लोगों की है। गए थे मुरली मनोहर जोशी कि मैं श्रीनगर के हाट में जाकर कर्फ्यू लगाकर तिरंगा फहराऊंगा। कांग्रेसियों के कहने पर तो कर्फ्यू लगवाइए तो मैं पाकिस्तान में जाकर झंडा तिरंगा अपना फहरा दूं। कौन फहराएगा? आप लोगों का देश प्रेम की परिभाषा है, आप लोग स्वयं ठेकेदार हैं हिंदुओं के, आप लोगों ने हिंदुओं को भी धोखा दिया। आज जम्मू तक आपको मदद दे रहा है, जम्मू की जनता इंतजार कर रही है कि कब इलेक्शन आता है और कब भारतीय जनता कांग्रेस के लोग तो भारत देश में पाकिस्तान का झंडा लहराने की फिराक में है। और आप ये देशद्रोही तो मैं आपको कहना चाहूंगा, जितना देशद्रोह आप लोगों ने 3.5 साल में किया है जम्मू कश्मीर की जनता के साथ, वो आपको कभी माफ नहीं करेगी, भले वो श्रीनगर की जनता हो या जम्मू की जनता हो। इंतजार कर रही है 2019 का। आप भी चुनाव मत लड़िएगा रविंद्र रैना जी, आप भाई हैं इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं, जाइएगा मत चुनाव लड़ने, हार जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। पवन खेड़ा जी, इस देश के साथ जो गद्दारी हुई है, आपने कहा कौन जाएगा पाकिस्तान में? अरे गद्दारी तो पिछले 4 साल में हो रही है। आईएसआई को पठानकोट में हम नहीं लाए, हमें तो डर है अमित शाह वो पाकिस्तान का झंडा न लहरा दे। आईएसआई को पठानकोट में लाने वाले कांग्रेस के दफ्तर में कहीं, पठानकोट में आप लाए, आईएसआई को पठानकोट में क्यों लाए? माफी मांगे देश से, माफी मांगे देश से, आईएसआई को पठानकोट में लाने वाले आप लोग, और कहते हैं देश प्रेमी है। आईएसआई को पहली बार पठानकोट में आजाद जैसे लोग माफ नहीं करेगा कोई देश, जैसे और संजय निर्भय जैसे लोग, मोदी जी और अमित शाह जैसे लोगों को कोई माफ नहीं करेगा जिन्होंने आईएसआई को पठानकोट के बेस में घुसा दिया। रविंदर रैना, कुछ लोगों ने कहा जब आपने राज्यपाल शासन कश्मीर में लगाया, कुछ लोगों ने कहा ये मास्टर स्ट्रोक था,
बहुत बढ़िया कदम था आपका राजनीतिक तौर पर। क्या सैफुद्दीन सोज और गुलाम नबी आजाद, इनके बयानों के जरिए कांग्रेस जाल में फंस गई है आपके? देखिए, केवल गुलाम नबी आजाद और सैफुद्दीन सोज की बात नहीं है। मणिशंकर अय्यर को याद करो, जब वो पाकिस्तान में जाके क्या बोलते थे। दिग्विजय सिंह के बयानों को याद करो, वो क्या बोलते हैं। संजय निरुपम जो कांग्रेस के लीडर हैं, वो क्या बोलते हैं। हर वक्त जब देश की सुरक्षा, देश के जवान जब संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं देश के दुश्मनों के खिलाफ, अचानक कांग्रेस के किसी नेता का बयान आता है जिसके कारण देश को गाली मिलती है और पाकिस्तान वालों को तालियां मिलती हैं। पवन खेड़ा, ये क्यों होता है? आपका कोई ना कोई नेता, मणिशंकर अय्यर हो, कोई ना कोई नेता कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे देता है जो चुनावी साल में आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। क्यों ऐसा बार बार होता है? इस बार सैफुद्दीन सोज और गुलाम नबी आजाद। देखिए, बार बार तो खैर नहीं होता। मणिशंकर अय्यर जी को तुरंत रास्ता दिखाया, दरवाजा दिखाया। इन लोगों को एक नेता बता दें जिनको इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया और इतनी अभद्र टिप्पणियां करते हैं, इतनी घटिया बातें करते हैं। अरे मैं जम्मू के ही इनके नेताओं की बात कर रहा हूं। कश्मीर घाटी में अपना वोट बैंक बचाने के लिए इन दोनों कश्मीरी नेताओं ने पूरे देश में आपकी जो स्टैंडिंग है, जो स्टेटस है, उसको दांव पे लगा दिया। पूरे देश में जो आपकी इमेज है, तो उस आप पर ये कहना दाग चाहते लगा हैं, दिया। आप क्या कहना चाहते हैं मानक जी कि कश्मीर घाटी के लोग हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, कि वो ऐसी बातों से प्रभावित हो जाएंगे, सोज साहब की बातों से? आप ये कहना चाहते हैं? माफ कीजिएगा, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं। कश्मीर घाटी का एक एक व्यक्ति अगर वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं है तो वो हिंदुस्तानी मानता है अपने आप को, और वो हिंदुस्तानी है। जब आप कहते हैं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो उसमें क्या कश्मीरी नहीं शामिल होता? पवन जी, क्या बात कर रहे हैं आप? उसमें सिर्फ पेड़ पौधे हैं और डल झील है। क्या है? कितने सैकड़ों पहाड़बाज आतंकियों को उसमें बचाने जनता भी है या नहीं? आते हैं, ह्यूमन शील्ड बना लेते हैं, भगा देते हैं उनको। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके साथ कानून अपनी कार्रवाई करे। हम तो पूछ रहे हैं, आज तो बता दें कि जब एफआईआर दायर हुई थी मेजर आदित्य के खिलाफ, तो क्या निर्मला सीतारमण ने हामी भरी थी या नहीं? महबूबा मुफ्ती तो कहती हैं कि उनसे पूछकर एफआईआर की थी। बताएं, फौज का अपमान की बात करते हैं। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि फौज के खिलाफ आप एफआईआर करें और निर्मला सीतारमण की इजाजत से करें? ये कहा था कोई शर्मनाक बात है। भारतीय सेना के जवानों, बुरहान वानी के परिवार को पैसे देते हो? बुरहान वानी के परिवार को सरकार ने पैसा दिया या नहीं दिया? उसका जवाब दीजिए। ये होता है सेना का अपमान, ये होता है सेना। ठीक है, पवन खेड़ा की चुनौती स्वीकार करिए। रविंदर रैना पवन खेड़ा की चुनौती स्वीकार करिए। रविंदर रैना चुनौती स्वीकार करिए और कहिए, अमित शाह जब भाषण देंगे तब ये ऐलान करेंगे कि पत्थरबाजों के केस जो वापस लिए गए हैं उस फैसले को रद्द किया जाएगा। कहिए, अगर वो आपका फैसला नहीं था तो उस फैसले को वापस लेंगे। मानिक जी बुरहान वानी की बात की है पवन खेड़ा जी ने, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि बुरहान वानी की कब्र पर रोने के लिए गुलाम नबी आजाद और सैफुद्दीन सोज ही गए थे और उन्होंने जाके उस छोड़िए, आपके अपने उप मुख्यमंत्री की टिप्पणी आई थी कि अगर बुरहान वानी बात था या अगर पता होता तो उसको मारते ही नहीं। ये आप लोगों की टिप्पणी थी। देश हित में बोलना सीखिए। मुख्यमंत्री दोनों ने कहा, देश हित के लिए शर्मनाक बात है। बहुत बड़ा आप लोगों को शर्म नहीं आई? गुलाम नबी आजाद होता वह बुरहान वानी ने और सैफुद्दीन सोज ने बहुत ये भी आप लोगों ने कहा। रविंद्र रैना पत्थरबाजों पर दोबारा केस लगाएंगे क्या? बोल रहे हैं अमित शाह क्या बोलेंगे? रविंद्र रैना पत्थरबाजों पर दोबारा केस लगाएंगे, महबूबा सरकार का फैसला रद्द करेंगे। अमित शाह जी भारत माता की जय से लेके वंदे मातरम तक सब कुछ बोलेंगे, देश के लिए बोलेंगे, देश के लिए, देश हित में बोलेंगे। पत्थरबाजों के केस पर आप जवाब नहीं दे रहे रविंद्र रैना। अगर महबूबा मुफ्ती का फैसला था जिससे आप सहमत नहीं थे तो कह दीजिए, अब तो राज्यपाल शासन है, कह दीजिए दोबारा केस लगाएंगे वो। कोई पत्थरबाज नहीं, कोई पत्थरबाज, सुनो, कोई पत्थरबाज नहीं जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, आवाज उठाएगा, पकड़ के जेल की सलाखों में बंद किया जाएगा। जो बंदूक उठाएगा उसको तो पहले अपने उप मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे भेजिए। टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। सबको इंतजार है अमित शाह की होने वाली रैली का, जिसमें जाहिर है अमित शाह